ओके हाय एवरीवन, सो वी आर सीइंग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। अब आज के 10 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू विल गेट। और अच्छे से देखिए, बिल्कुल कुछ भी घबराने का, कुछ भी जल्दी जल्दी भागने से कुछ नहीं होगा। जब तक समझ में, जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा, आगे भाग के भी क्या करोगे? वापस लौट के आना ही है फिर, है ना? तो कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, अभी तो 2 महीने बचे हैं, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। आप बस सुनो, आपकी लर्निंग का जो वैल्यू एडिशन है वो कीजिए और एग्जाम दीजिए जाके। होपफुली आप सभी जितने भी एग्जामिनेशन, अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब क्लियर कर लो एग्जाम। दोबारा इधर आने का जरूरत ना पड़े, दोबारा किसी से हेल्प लेने की प्रीलिम्स में जरूरत ना पड़े। पर अगर 2024 में बाय मिस्टेक कुछ प्रॉब्लम होती है तो आंख बंद करके बिल्कुल एक एक चीज़ जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना। प्रीलिम्स की गारंटी मेरी, ओके? रेस्ट आप देखना, पर प्रीलिम्स के लिए मुझे आप छोड़ देना मेरे पे। बट आज हम लोग, चलो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और मूव करते हैं। सो इफ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें आंसर पे नहीं जाना है हम लोग को, ठीक है? हम लोग को आंसर्स पे नहीं जाना है कि आंसर ए बी सी है क्या है। आज हम थोड़ा लर्न करेंगे और क्लैरिटी लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द सस्पेंशन ऑफ एमबी फ्रॉम द हाउस। समझ में आया? अब इसमें क्या लिखा हुआ है? स्पीकर मतलब लोकसभा, चेयरमैन मतलब राज्यसभा, कैन सस्पेंड मेंबर्स ऑफ द हाउस विदाउट पासिंग द मोशन इन द लोअर हाउस अपर हाउस अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक तरफ स्पीकर है, एक तरफ चेयरमैन है। अब आपको मैं बताता हूं, ठीक है? अच्छा, इसका आंसर देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कैन टर्मिनेट द सस्पेंशन। जो टर्मिनेट सस्पेंशन, लाइक उनको सस्पेंड जो किया है उसको टर्मिनेट करने का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज सेशन का सस्पेंशन, टर्मिनेशन, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, ठीक है? नहीं लिखी है। अब मैं आपको चलिए दिखाता हूं। सबसे पहले, एज बोथ हाउसेज आर इन्वॉल्व, मतलब दोनों अपने अपने हाउस में सस्पेंड करते हैं। तो आप देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, according to the rule 256 and 374 of the house, not in the constitution but in these rules of the Lok Sabha and Raj Sabha respectively, okay? The presiding officer जो भी है, permitted to upon deemed necessary, अगर उसको लगता है, वो किसी मेंबर का नाम लेगा जो डिसरिगार्ड करता है ऑथोरिटी ऑफ द चेयर और अब्यूजेस द चेयर बाय persistently and willfully obstructing the business thereof, है ना? ये कंडीशंस हैं, उनको नाम लेगा और वो खत्म हो जाएंगे, मतलब गए, सस्पेंड। ओके, ये तो बेसिक चीज़ है। अब थोड़ी इसकी डिटेलिंग में जाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो मैंने डायग्राम बनाया था। पहली चीज़ स्पीकर और चेयरमैन। अब इनको राज्यसभा में जब मेंबर सस्पेंड करेंगे तो हमें मोशन की ज़रूरत है, ठीक है? मतलब एक मोशन पास होगा तब जाके वो सस्पेंड होंगे। स्पीकर मतलब लोकसभा में व्हाट हैपेंस, देयर आर टू प्रोसीजर। फर्स्ट प्रोसीजर इज एज सिमिलर एज द राज्यसभा, मोशन पास होगा और सस्पेंड हो जाएगा। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि इसको एक स्पेशल पावर भी दी गई है लोकसभा में स्पीकर को, ठीक है? ये बेसिक समझ में आया आपको? दो प्रोसीजर है इसमें, एक तो एज सिमिलर टू राज्यसभा, एक स्पेशल है। अब उन दोनों कैटेगरी को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है? नाउ फॉर द राज्यसभा, ये चेयरमैन है मतलब राज्यसभा, ठीक है? इफ ए मेंबर इज सो नेम्ड बाय द चेयरमैन, ही शैल पुट द क्वेश्चन इनटू द मोशन being made, no amendment, adjournment or debate being allowed, okay? And the member be suspended from the services of the council of period not exceeding the remainder of the session. समझ में आया? अगर मोशन पास होगा एंड दैट मोशन में कोई अमेंडमेंट का नहीं प्रोसीजर है, कोई एडजर्नमेंट का प्रोसीजर नहीं है, वो सस्पेंड हो जाएगा फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, रिमाइंडर पीरियड ऑफ द सेशन। समझ में आया? इतनी समझ में आ गई आपको? मोशन पास होता है राज्यसभा में, प्रोवाइडेड द काउंसिल, दैट द काउंसिल मतलब राज्यसभा में एट एनी टाइम ऑन ए मोशन, फिर से मोशन पास होगा, बीइंग मेड रिजॉल्व दैट द अदर रिजॉल्व दैट सच सस्पेंशन इज टर्मिनेटेड। दोबारा से मोशन पास होगा हाउस, ठीक है? एंड राज्यसभा में, एंड दैट मोशन विल रिमेन सस्पेंडेड। समझ में आया राज्यसभा का आपको? ठीक है। अब लोकसभा में देखिए, लोकसभा में आपको मैंने यहां पे क्या सिखाया, एक स्पेशल पावर दी गई है। अब वो स्पेशल पावर क्या है? सबसे पहले देखिए, राज्यसभा जैसा 374 रूल्स है, वो क्या कहता है? द पावर इज सेम एज राज्यसभा, जो आपने पढ़ा, मोशन पास होगा, ठीक है? एंड सस्पेंडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सन नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर, ये पास हो गया। लाइक राज्यसभा मोशन पास हो जाता है, सस्पेंड करना है तो, प्रोवाइडेड द हाउस मेड एनी टाइम ऑन द मोशन बिंग मेड रिजॉल्व दैट सस्पेंशन विल टर्मिनेटेड। बिल्कुल राज्यसभा की तरह है, मोशन पास हुआ विदाउट आर्गूमेंट, विदाउट अमेंडमेंट, और वो सस्पेंड। अब एक स्पेशल पावर और दी गई है लोकसभा को, ये राज्यसभा के पास नहीं है, ठीक है? इसीलिए 374A ऐड है। यहां पे क्या है? 374A में देखो आप,
यहां पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर द 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स और द रिमाइंडर of the house whichever is less provided that the house may at any time on a motion being made resolve that suspension by termination सेम कर रहा है, टर्मिनेशन सेम कर रहा है हाउस, ठीक है। हाउस करता है, हाउस का मतलब सिर्फ स्पीकर नहीं होता है, हाउस का मतलब मेंबर, ओके। अब आप यहां पे देखिए स्पेशल पावर में क्या है, यहां मोशन की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ मोशन। सो अगर ये क्वेश्चन आया कि लोकसभा कैन सस्पेंड द मोशन विदाउट कैन सस्पेंड ए मेंबर विदाउट मोशन, यस अंडर द स्पेशल पावर 374A लोकसभा कर सकता है, पर राज्यसभा ये काम नहीं कर सकता है। ऑटोमेटिकली सस्पेंड नेम्ड बाय द स्पीकर और सस्पेंड। तो अब आप क्वेश्चन पे जाइए, यहां पे आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पीकर कैन सस्पेंड लोकसभा मेंबर ऑफ द हाउस विदाउट पासिंग, यस इट कैन अंडर द स्पेशल पावर 374A। राज्यसभा कैन सस्पेंड, यस विदाउट पासिंग, नो, इसको पास करना ही करना है, आपने पढ़ा है ना, इसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, इसको मोशन पास करना ही है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कैन टर्मिनेट सस्पेंशन ऑफ मेंबर, आपने क्या पढ़ा यहां पे, काउंसिल के पास पावर है। राज्यसभा में क्या पढ़ा, हाउस के पास पावर है। कहीं पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है उसका सस्पेंशन रोक दे, नहीं, हाउस काउंसिल। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, ओके, थर्ड इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ द स्पेशल पावर। तो इसका आंसर देख लीजिए, सी ओनली वन ओनली। कंसेप्ट क्लियर हुआ, टोटल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सस्पेंशन का। याद रखिएगा, पॉज करके एक एक चीज देखिएगा, रीड कीजिएगा, मैं स्लोली मूव कर रहा हूं इसको, पॉज कहीं भी करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। G77 एक नया ग्रुप है आपके सामने, इट हैज मोर देन 100 कंट्रीज, 77 मेंबर्स हैं। G20 में क्या है, 20 मेंबर्स हैं, 77 में क्या, 77 मेंबर्स होने चाहिए, यहाँ पे 100 का है, ठीक है। लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा इन द यूनाइटेड नेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट प्रमोट साउथ टू साउथ कॉपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का है कि नहीं है, अंडर यूनाइटेड नेशन है कि नहीं, और इसका फंक्शन ये है कि नहीं, तीनों चीज आपको देखना है सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G27। अब आप देख लीजिए कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आंसर इज 3 ऑल 3। अब आप एक्सप्लेनेशन देखिए, गोइंग टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ G77, आप देखिए यहाँ पे इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964, बहुत पुरानी बॉडी है, बाय 77 डेवलपिंग कंट्रीज, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ा, G77, ठीक है, तभी इसका नाम क्या पड़ा, G77। अब ये डिक्लेरेशन वगैरह है, आप पढ़ लीजिएगा, इसको ज़्यादा वो करने का नहीं है ना। नाउ ऑल्दो द मेंबर्स ऑफ द G77 हैव इंक्रीज टू 134 कंट्री, अभी कितना है, 124 है। द ओरिजिनल नेम वॉज रिटेन ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो करेंटली 134 मेंबर्स हैं। इंडिया इज अ मेंबर, लार्जेस्ट इंटर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट प्रमोट्स साउथ टू साउथ कॉपरेशन, ठीक है। तो आपका चारों ऑल 3 स्टेटमेंट्स ऑफ G77 इज अंडर दिस क्वेश्चन, इसको याद कर लो, इससे ज़्यादा क्लैरिटी कहीं पे नहीं मिलेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रीजन है, अमहरा रीजन एंड खरखीव, ओके। तो आप देख लीजिए इसमें से आपका कौन सा कहाँ पर है, पॉज करके एक्सप्लेनेशन को हम लोग मूव करते हैं, तो इसका आंसर है बी, ओके। बिकॉज आप देखो अमहारा किधर है, ये कौन सी जगह है, टिग्रे कहाँ पर है, इथोपिया, टिग्रे रीजन, ये भी मैप में आपने पढ़ा होगा कितनी बार, ठीक है। तो अमहारा इथोपिया में, हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, सूडान, गलत है। खरकीव देख लीजिए कहाँ पर है, यूक्रेन, ठीक है। तो आप इसका याद कर लीजिए, थोड़ा और जगह भी देख लीजिए, केरसन, डोनस्टेक, उसके बाद आप देख लीजिए चेरनोबिल इधर है, यूक्रेन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, राइट। सो ये एरियाज देख लीजिए थोड़ा सा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत आपका ट्रिक, बहुत क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। एज ऑफ द कंसेंट अंदर पोस्को इज 18, एज ऑफ द कंसेंट कहाँ रखा है पोस्को में, 18 रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए द मेजर एम ऑफ द पोक्सो इज द टू क्रिमिनलाइज कंसेंशुअल रिलेशन अमंग द एडोलेंट्स, ठीक है, टू क्रिमिनलाइज। अब यहाँ पे आपके बहुत, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो आपके आंसर कीज जो हैं वो वेरी कर जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा माइन्यूटली चीज़ों को नहीं देखा है, और यूपीएससी के जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं इसका आंसर सेम फॉर्मूले से निकलता है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट नहीं देखना है। अब देखो यहाँ पे इसका मेजर एम क्या है, सबसे पहले, अच्छा 18 सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है स्टेटमेंट, तो 18 को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको देखेंगे, ये एक्ट जब बना तो इसका पर्पस क्या था, टू प्रिवेंट चिल्ड्रेन फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, एंड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस। कहीं भी लिखा हुआ है टू क्रिमिनलाइज द ऑफेंस।
अब क्रिमिनलाइज क्या है, इसका आफ्टर इफेक्ट है, मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द मेजर एम, ठीक है, तो मेजर एम इनका प्रोटेक्शन है, नॉट टू क्रिमिनलाइज। क्रिमिनलाइज इज लाइक काइंड ऑफ आफ्टर द एक्ट इज डन, है ना, उसके बाद इन्होंने इसको क्रिमिनलाइज करके एक्चुअली में क्या करना चाह रहा है, प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, क्रिमिनलाइज करके पनिशमेंट देके प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। तो क्रिमिनलाइज एम नहीं है इसका, एम का है एक्ट ऑफ, सॉरी, टू प्रोटेक्ट। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, आफ्टर कॉन्सिक्वेंस वाले चीज को आंसर नहीं बताओगे, जो मेजर उनका पर्पस है वो बताओगे, है ना। सपोज कोई स्कीम है, अगर उसका पर्पस है कि अच्छा उसको पैसे देती है, फार्मर्स को पैसे देती है, तो उसका आंसर ये नहीं देखोगे कि चलो फार्मर्स का लाइवली इंप्रूव करती है, वो तो आफ्टर इफेक्ट है पैसे देने के बाद। तो पैसे देने वाला स्टेटमेंट है वो आपका पहला इंपॉर्टेंट सही होगा, समझ में आया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसका आंसर गलत है, इट्स प्रोटेक्ट, इसका देखो ऑब्जेक्टिव लिखा होता है पहले स्टेटमेंट में, ठीक है, स्पेशल कोड भी बनाना इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी अगर रहे तो ये इसका भी सही हो जाएगा। नाउ विद रेफरेंस टू द एयर पोल्यूशन 1981, देखिए ये सीपीसीबी बोर्ड को बनाता है पहला एक्ट। दूसरा, एनी एयर पोल्यूटेंट रिलीज इन एटमॉस्फेयर बाय शिप और एयरक्राफ्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द परव्यू एक्ट। शिप और एयरक्राफ्ट की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो इसके अंदर कवर नहीं है इस एक्ट के। द एक्ट डजंट इंक्लूड नॉइज एज एयर पोल्यूटेंट, नॉइज को एयर पोल्यूटेंट नहीं माना इस एक्ट ने, ठीक है। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या है, सी 2 and 3, ठीक है। पहला देखिए, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीपीसीबी। सीपीसीबी एक्ट किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है, ठीक है, एयर से नहीं बना हुआ है, ठीक है, एयर नहीं है, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स ऑफ द एक्ट इज दैट एनी एयर पोल्यूटेंट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द शिप और एयरक्राफ्ट डजंट कम इनटू द परव्यू ऑफ एक्ट, सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। समझ में आया, स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, the act was amended in 1987 to include now noise as an air pollutant, so statement 3 is not correct। not correct मतलब the act doesn't include, does not यहाँ पे आएगा तब जाके क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे does not, ओके। अगर अच्छा ये कंफ्यूज मत होइए, इस एक्ट में नॉइज इंक्लूडेड है, ठीक है, सो डज अगर आंसर है यहाँ पे तो सही है ये, अगर डज नॉट होगा तो गलत हो जाएगा। सो ये एक्ट 100% नॉइज को इंक्लूड करता है। वी हैव सीन इन दिस एक्ट दैट एक्ट वाज अमेंडेड एंड इंक्लूडेड नॉइज। आप देख लीजिए यहाँ पे एक्ट को अमेंड किया गया था एयर पोल्यूटेंट को, और यहाँ पे नॉइज को ऐड किया गया, बिल्कुल आपके सामने पिक्चर, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा, क्वेश्चन में ही यहाँ पे नॉट ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर पूरा एज इट इज मैच कर जाएगा। 2 and 3 ओनली, 2 and 3 करेक्ट है, सॉरी नॉट इंक्लूड क्यों करना है, सही है, दोनों सही है 2 and 3, ओके। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्ट लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इतना कंफ्यूज मत होइएगा, स्कूल में नहीं पढ़ते हो आप, है ना, समझ में आना चाहिए कि क्या कंफ्यूजन यहाँ पे हुई आपको, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, चाइना डोमिनेटेड है, ठीक है, एवरी कंट्रीज आर इक्वल वोटिंग शेयर, AIB is headquartered बीजिंग चाइना एंड AOI is granted permanent observer status in यूनाइटेड नेशन। तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है इस बैंक के बारे में, आप देख लीजिए आंसर बी है, ओनली 2, कोई एक गलत है, और फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज आप देख लीजिए चाइना का वोटिंग शेयर कितना है 26.5%, और इंडिया का ही देख लीजिए कितना है 7.6%। सो 1 वोट 1 शेयर वाला फिलॉसफी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना में, और इन 2018 AIB was granted permanent observer status in the यूनाइटेड नेशन। तो फर्स्ट गलत है और सेकेंड और थर्ड सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द आर्टिकल 30 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग अगर आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है किसी कहीं, तो प्रोटेक्शन देता है सिटीजन को, ठीक है। दे आर करेंटली 24 ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी लिस्टेड इन 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है वो देख लीजिए। And as per the provision mentioned in the Constitution, all proceeding in the Supreme Court and the High Court shall be in English language। English language में होना चाहिए। कितनी बार बहस हो जाती है, कोई वकील आता है वो हिंदी में बहस करता है, कोई साउथ इंडियन जज हैं दे विल से प्लीज़ फाइल इन इंग्लिश, प्लीज़ फाइल इन हिंदी, तो वो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि हिंदी में हम बोल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट जज कहती है इट शैल बी इन इंग्लिश एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही में ये बात सही है कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि इट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पे क्या दिया है 24, गलत है, ये नहीं होना चाहिए गलत अगर आपने किया है तो, समझ रहे हैं। इट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो 3 सही है, सेकंड गलत है। और आर्टिकल 30 क्या करता है देखिए, सबसे पहले
29 आपको प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट लैंग्वेज के लिए, 30 का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो 30 दूसरा प्रोविजन है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेज का प्रोटेक्शन, स्क्रिप्ट का प्रोटेक्शन, कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 देता है, जिसका टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। 30 में क्या है, टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द माइनॉरिटीज। तो 29 और 30 में डिस्टर्ब नहीं हो गया। बहुत कंफ्यूजिंग आर्टिकल है ये, याद रखोगे, 1 और 2 गलत है, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल मटेरियल्स फॉर द लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल 3। आप देख लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट से लिया गया है, लिथियम, मैग्नीज, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, तो दीज आर द मटेरियल, ओके। सो आंसर इज ऑल 3। मूविंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, 6 न्यू मेंबर्स हैव बीन रिसेंटली इनटू द ब्रिक्स। आप देख लीजिए 6 नए मेंबर कौन से हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी 6 नए मेंबर्स हैज बीन प्रपोज्ड इन इंक्लूडेड इन द ब्रिक्स, है ना। तो आप देख लीजिए 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है, पॉज करके। आंसर सी, अर्जेंटीना, यूएई, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया। तो एक अफ्रीका से है, एक मिडिल ईस्ट, 2 मिडिल ईस्ट से हैं, ये भी अदर से है, मिडिल ईस्ट से बहुत सारे हैं, देन अर्जेंटीना, एक साउथ अमेरिका से, ठीक है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सो हर जगह से कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है ब्रिक्स में। ये मैंने रीजन का नाम इसलिए बताया कि एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, मतलब कम से कम आपको दिमाग में ये तो रहेगा साउथ अमेरिका से भी एक कोई कंट्रीज थी, एक कोई कंट्री थी, ठीक है, तो याद रखना अर्जेंटीना। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइज हैव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द पोस्टमार्टम इंटरवल, ठीक है। तो ऐसे 1 लाइनर एग्जाम में आते हैं, हिंदू में आया है, कितनी बार एग्जाम में भी आया है, और हिंदू न्यूज़पेपर का फेवरेट टॉपिक होता है, और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है एग्जाम। 1 लाइनर वो पूछते हैं कौन से स्पीसीज क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो उसका आंसर ब्लो फ्लाइज है। आप देख लीजिए, स्टडी ऑन लाइफ साइकिल ब्लो फ्लाई हेल्प्स टू एस्टिमेट द टाइम सिंस डेथ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्लो फ्लाइज देख लीजिए आंसर। तो आज के लिए इतना ही है, अच्छे से पढ़िए, बहुत मन लगाकर प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम हर किसी का क्लियर होता है, राइट, हर कोई क्लियर करता है। फर्स्ट 1000 2000 टॉपर्स के लिए बुक कर दीजिए, पर जो बाकी के 10,000 बच्चे मेंस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, वो हमारे और आपकी तरह एवरेज स्टूडेंट हैं, वो एवरेज स्टूडेंट हैं, वो टॉपर्स नहीं है। कम से कम प्रीलिम्स में पहली जगह बनाइए। 12-13 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, फाइनल 500 को मत गुमराह कर दीजिए खुद को बोल के कि 500 सिलेक्शन है। 12 से 14 हज़ार बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है पहले बैच में, तो वहां पे अपनी जगह बनाइए सबसे पहले, और वहां पे आराम से जगह बन सकती है अगर आपने सही चीज सही तरीके से फॉलो करी, जो भी मैं कहता जा रहा हूँ, ठीक है। तो कल हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, वॉच ऑल वीडियो, थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया कीजिए। मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ मार्केटिंग वगैरह पे, क्या करना होता है, कभी बोलता भी नहीं हूँ वीडियो में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पर हर जगह मैं देखा हूँ, कल भी देख रहा था, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो बटन भी लगा देते हैं, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास फॉर दैट। बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपको, शेयर वेयर कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, बस इसी में हमें खुशी मिल जाती है। चलिए, थैंक यू।